हेलो। तो चलिए माइंड मैच स्लिप्स को आगे बढ़ाते हुए चलते अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में बेसिकली वो छोटा सा चैप्टर है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं खाएगा ये। मुझे लगता है कि 20-25 मिनट का मेरा टारगेट है, शायद इसी में ये समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में हम जिस पार्ट को कवर करेंगे वो है इलास्टिसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन जो है, 1 आवर तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, 30 मिनट 1 आवर भी जा सकता है, लेकिन शायद 25 से 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, मैं बोलूं कि यार सपोज आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, कुछ है, क्या होता है इलास्टिसिटी? अक्सर बच्चों को इसी में थोड़ा डाउट रह जाता है। मैं ऐसा बोलूं कि सपोज एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, यहां पर आपने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे दोनों तरफ फोर्स लगाया, ऐसे आगे की तरफ। ठीक, मैं बोलूं भाई साहब एक सॉलिड सिलेंडर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं सॉलिड सिलेंडर से एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि बहुत इजीली समझ में आ जाता है। मैंने बोला कि भाई साहब उसको पकड़ के आपने दोनों तरफ फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है जैसे आप इसको ऐसे फोर्स लगाओगे, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई साहब, खिंचाव आ जाएगा, बढ़ जाएगी। तो मैंने ऐसा बोला कि अगर इसकी लेंथ सपोज एल थी, तो ये खींच के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल। मतलब इसके अंदर जो खिंचाव आया वो आप मान के चलो कितना आ गया भाई साहब, डेल्टा एल। अपने आप तो आएगा नहीं भाई साहब खिंचाव, आपने कोई ना कोई इधर फोर्स लगाया होगा, एक एफ, और एक एफ सपोज मैंने लगा दिया पीछे। तो दोनों तरफ क्यों लगाया? क्या एक तरफ नहीं लगा सकते? क्या बिल्कुल लगा सकते हो एक तरफ। मैंने दोनों तरफ इसलिए लगा दिया क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम पर जो है नेट फोर्स 0 रखूं तो ज्यादा फायदा है। नेट फोर्स 0 रहेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटोमास 0 हो जाएगा। आपने आगे एफ लगाया, पीछे एफ लगाया, नेट फोर्स लगा दिया 0, इसका मतलब सेंटोमास वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेटेड नहीं होगा। एक्सेलरेटेड वाली चीज भी डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी के लिए बस ये समझो कि आपने पीछे इधर एफ लगाया, इधर एफ लगाया, नेट फोर्स 0 है, तो इसके अंदर केवल खिंचाव आएगा। करेक्ट। अब बात आती है कि इलास्टिसिटी है क्या। बच्चों को ऐसा लगता है कि सर एक बात बताओ, इलास्टिसिटी का मतलब है कि खींचना, जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि भैया ज्यादा इलास्टिक है, तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि भाई साहब सर जो जितनी जल्दी खिंच जाए, ठीक, या जो जितने कम फोर्स में खिंच जाए, जितने जो आपने फोर्स लगाया अगर कम फोर्स में ही अच्छा खासा खिंच गया तो हम बोलेंगे उसको इलास्टिसिटी है। तो ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता दूं। बेसिकली इलास्टिसिटी का लेना देना खिंचने से बिल्कुल नहीं है। इलास्टिसिटी का लेना देना है रिगेन करने को लेके। मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर रिगेन करने की क्षमता ज्यादा होगी, हम बोलेंगे भाई साहब वो ज्यादा इलास्टिक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, खिंचने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी नहीं कहते हैं, रिगेन करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। आपने जैसे इस सिलेंडर को फोर्स लगाया दोनों तरफ से, ये खींचे तो इनके बीच के जो बॉन्ड लेंथ थे वो बढ़ गए होंगे। बॉन्ड लेंथ बढ़ गए होंगे तो भैया वो कहेंगे कि भैया हम तो पहले ज्यादा खुश थे। जो बीच के जो एटम्स हैं, आपने उनके एटम्स के बीच के जो गैप है, उसको गैप को आपने बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ा दिया। तो वो कहेंगे भैया हम तो पहले ही खुश थे, हमें मत खींचो, हम पहले खुश थे बिल्कुल। तो वो अपनी पुरानी शेड को रिगेन करने के चक्कर में कुछ फोर्स लगाते हैं। तो वो जो फोर्स होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने इतने पार्ट की एफबीडी बनाई, तो अगर आप इस पार्ट की एफबीडी बनाओगे तो आगे तो फोर्स एफ है जो आपने लगाया है, तो इसके पीछे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो भी पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। ऑब्वियसली लगा रहे होंगे यार, क्यों नहीं लगा रहे होंगे? अगर नहीं लगाते तो ये हरे वाले पार्ट पे आपको नेट फोर्स आगे की तरफ दिख जाता, और जब आगे की तरफ दिख जाता तो ये हरे वाला टुकड़ा आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता आपको। तो इसका वो तो भागता हुआ तो दिखाई दे ही नहीं रहा, ये तो आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब पीछे की तरफ भी फोर्सेस लगाया होगा। जो पीछे वाले बंदे हैं उन्होंने पीछे की तरफ फोर्सेस लगाया होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि भैया हम तो पहले ही खुश थे, हम तो पहले ज्यादा स्टेबल स्टेट में थे, आपने हमको खींच के एक तरीके से काइंड ऑफ हमारी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया है। हम चाहते हैं अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन करना, उस पुरानी पोजीशन को रिगेन करने के चक्कर में उन्होंने ये फोर्स लगाया। तो वो रिगेन करना चाहते हैं, रिगेन करने की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इलास्टिसिटी। ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे न्यूटन ऑफ मोशन में आप लोगों ने टेंशन पढ़ी थी। टेंशन में भी यही हुआ था कि रस्सी को पकड़ के खींच दिया था, और जब वो सारे पार्टिकल अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन करना चाह रहे थे, और रिगेन करने के चक्कर में जो कुछ फोर्स लगाया था उन्होंने, उस फोर्स को हम लोगों ने वहां क्या बोला था, टेंशन फोर्स। क्या बोला था? टेंशन फोर्स। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ कहानी यहां पर भी क्या है, ऐसी ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पीछे की तरफ जो फोर्स लगाए, क्या ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम होगा या अलग अलग होगा? मतलब मैथमेटिकली इस सिचुएशन में तो तू बोल देगा सर क्योंकि ये रुका हुआ है तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस अंतर इतना है कि इस फोर्स से आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो। मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं, थोड़ा तेज बोलता हूं, बोलता हूं कि सर इस फोर्स से आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो, आप इसकी शक्ल सूरत बिगाड़ रहे हो। और ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स बेसिकली रिगेन करने की कोशिश कर, क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिगेन करने की, अपनी पुरानी शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला फोर्स, ये गुलाबी वाला फोर्स बटे ये जो एरिया है, इसको हम लोगों ने बोल दिया स्ट्रेस।
क्या बोलते हैं भाई साहब हमने? स्ट्रेस। क्यों? याद रखना, स्ट्रेस में बाय डेफिनेशन ये फोर्स नहीं है, वैसे तो ये वाला फोर्स है, वो मैथमेटिकली इसके बराबर हो गया है, इसलिए आप हम उसको याद रख लेते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है FYA। तो कहीं आपको देखने के लिए मिले कि स्ट्रेस इज व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो याद रखना कि स्ट्रेस बेसिकली होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स लगाए रिस्टोर करने के लिए, दैट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा सर ये वाली लेंथ कितनी थी? मैंने कहा भैया ये वाली लेंथ तो डेल्टा एल थी। तो डेल्टा एल वाज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? स्ट्रेन। और हुक्स लॉ के हिसाब से हमने ऐसा देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये आएगा फोर्स अपॉन एरिया बराबर, जैसे आप हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते थे वाई, जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, वाई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पर अगर आप देखो तो एफ बराबर निकल के आ जाएगा ए बाई डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहां पर ये फॉर्मूला पूरी लास्ट स्थिति में 80% वेटेज रखता है। 80% बेटे इसी फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। इसमें एक एक बात तुमको पता होनी चाहिए, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, वाई क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, वाई इज द यंग्स मॉडुलस, वाई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है भाई साहब? और हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जिसमें जिस मटेरियल की वाई ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक। अब सर बात भी सही है यार, मैं तुझे ऐसा बोलूं कि हमारे पास दो मटेरियल है, अब तुम ये बता दो कौन ज्यादा इलास्टिक है, ठीक? अब ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार तुम कहोगे रुको 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 हम ना बता रहे, बोले क्यों? बोले भैया पहले हम फोर्स लगाएंगे, पहले फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के देखेंगे कि भाई साहब किसमें रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी ज्यादा, उसके बाद आंसर देंगे। आप ऐसा तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। कम्युनिकेशन हम चाहते हैं अच्छा हो, तो हम ये भी चाहते हैं कि क्यों ना हमारे पास एक ऐसा कॉन्स्टेंट हाथ लग जाए जिसको देख के हम बोले कि भैया अगर ये कॉन्स्टेंट ज्यादा है तो इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो कॉन्स्टेंट हमारा होता है क्या, यंग्स मॉडुलस, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस मटेरियल का वाई जितना ज्यादा होगा उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे भाई, उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं भाई साहब, ठीक? कहीं स्ट्रेस देके चल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देख रहे हो ये जो फोर्स लगाया है इस एरिया के परपेंडिकुलर लगाया है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वैसे ही हम लोगों ने एक काम किया है, यहां जैसे स्ट्रेन आया इसको भी आप बोल सकते हो, कुछ ना बोले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल सकते हो। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वैसे ही हमारा एक शेयर स्ट्रेस होता है, वैसे जो है एक बल्क स्ट्रेस होता है, जिसके बारे में बात करूंगा इसके ड्यूरेशन के लास्ट में, क्योंकि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे भाई ये है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्लियर है? तो एक बार आओ इस पे चर्चा कर लेते हैं कि अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं यार यहां पर एक मासलेस रॉड है, ठीक? और आपने भैया यहां पे एक मास को लटका दिया, ठीक है भाई लटका दिया, ठीक? अब हम आपसे जानना चाहें कि भाई साहब ये बता दो कि अगर ये इसकी यंग्स मॉडुलस सपोज y था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, इसकी लेंथ l थी, तो बताओ ये जो है रॉड कितना नीचे खिसक गई होगी? तुम बोलोगे कि सर देखो आपने एक तरह से नीचे इस पे फोर्स लगा दिया mg, ठीक? तो यहां ऊपर टेंशन डेवलप हो गई होगी, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा नीचे चली गई होगी, और मान के चलो ये नीचे चली गई है एक्स्ट्रा डेल्टा एल। तो मैंने बोला भैया डेल्टा एल बता दे कितना होगा, तो आपको सीखना है ये फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। आप लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं सर, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल मान के चल थोड़ी देर के लिए एक्स है, तो तुम लिखोगे सर फोर्स है सर mg अपॉन एरिया बराबर वाई एक्स अपॉन एल। अगर आप चेक करके देखो तो सॉल्व करके यहां पे चीजें निकाल सकते हो। मैं तुझे मास दे दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दूं, तुम यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पुट कर दोगे, मास की वैल्यू पुट कर दोगे, वाई पुट कर दोगे, एक्स पुट कर सॉरी एल पुट कर दोगे, तो यहां से एक्स निकल के आ जाएगा। इसमें देखने वाली बात मेरे भाई ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से स्टाइल मार के लिखूं तो ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ बराबर ए वाई बाई एल इंटू, और अगर ध्यान से देखो तो शायद आपको ये चीज याद आ रही होगी कि सर ये एफ बराबर के एक्स की शक्ल सूरत बन गई। याद करो जब हम लोग स्प्रिंग पढ़ा करते थे तो स्प्रिंग में अगर सपोज एलोंगेशन एक्स होती थी तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती थी के एक्स। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ गई कि ये जो हम लोगों ने इलास्टिक रॉड ली है बिना मास वाली,
ठीक, हमने इलास्टिक रॉड ली है बिना मास वाली, इसको आप चाहो तो भाई साहब एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक प्रश्न देता कि एक स्प्रिंग है, इसको हमने छोड़ दिया है और सपोज ये कितना एलोंगेट करेगा रेस्ट पे आने से पहले, तब आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं सर, F बराबर kx हुआ करता था जो हम लोग पढ़ते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नीचे mg ऊपर kx। तो सर चेक करके देखो, ये वही कहानी आ गई है, बस k की जगह आप चाहो तो ये एक रिप्लेसमेंट कर दो। कौन सा भाई साहब? k की जगह YA/L। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो मासलेस, याद रखना मासलेस रॉड है, मासलेस इलास्टिक रॉड है, आप चाहो तो किसी सवाल में आपको आवश्यकता पड़ रही है, मासलेस इलास्टिक रॉड को आप एक आइडियल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। बस उस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? KA/L होना चाहिए। सर अगर ये मास वाली होती तो तब नहीं कर पाते हम लोग, तब उसके लिए दूसरा तरीका होता है सॉल्व करना, लेकिन अभी के लिए आप समझ जाओ कि मासलेस है तो अपन लोग यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और सवाल आ जाते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार एक सपोज है यहां पर पीली वाली रॉड और एक है भैया यहां पर गुलाबी वाली रॉड, ठीक है, और यहां मैंने भैया एक मास रखा दिया M, दोनों ही मासलेस है। ठीक ठीक है सर, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान से देख। बोलेगा भैया देखो इसकी लेंथ मान लो, इसका यंग्स मॉडुलस y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, इसका यंग्स मॉडुलस 2y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ मान के चलो 4L। ठीक, वो ये बोल देगा भैया ये बता दो कि यहां पर जो चेंज इन लेंथ आने वाला है, इसके अंदर जो खिंचाव आने वाला है डेल्टा L1 और डेल्टा L2, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का रेशियो। क्लियर है? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब ये सारी की सारी रॉड क्या है? मासलेस है, तब आप बोलोगे कि हर जगह पे टेंशन सेम होगा, टेंशन mg सब जगह पे क्या होने वाला है भाई साहब? सेम। तुम सीधा फॉर्मूला लगाओगे, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? कि सर फोर्स अपॉन एरिया बराबर y डेल्टा L अपॉन, ठीक, तो डेल्टा L कितना हो जाएगा? FL बटे A। ठीक, यहां पे सब जगह टेंशन सेम है, तो F खत्म हो गया, एक तरीके से रेशियो लोगे तो A भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा L का रेशियो किस में जाएगा? L में और Y में, तो यहां से आप लिखोगे L1/Y1 इंटू L2/Y। जो वैल्यूज गिवन है आप चुपचाप वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार ऐसे भी सवाल बन सकता है, हो सकता है भैया यहां पे पुली वुली लगा दे, क्या भैया देखिए एक मास है यहां पे 2m और यहां पर एक मास कह दे m और नीचे एक मास कह दे m, ठीक, और यहां पर सारी वैल्यूज दे देगा और इस बार तो रेडियस रेडियस के साथ भी खेल देंगे, कह देंगे देखो जी इसका यंग्स मॉडुलस y, रेडियस r है। रेडियस समझ गए आप, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो देने की बजाय वो रेडियस दे देता है और कहते हैं भैया इसकी लेंथ है सपोज l, ठीक, इसका यंग्स मॉडुलस भी उसने कह दिया सपोज 2y है, रेडियस r है और लेंथ l है, इसका सपोज मान के चलो 4y है, रेडियस 2r है और लेंथ l है, कि बोले अब बता दो किसमें कितना चेंज आएगा, डेल्टा l का रेशियो बता दो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतनी बेसिक यहां पर जो है एनएलएम आना चाहिए कि सर यहां पे जो टेंशन होगा वो 2mg के बराबर हो जाएगी और यहां पर जो टेंशन होगा सर वो mg के बराबर हो जाएगी और इस रस्सी में जो टेंशन होगा सर वो 2mg के बराबर होगी। ये एक्सेलरेटेड नहीं है, इधर भी 2m है इधर भी 2m है, तो रुका हुआ होगा। इसका मतलब हर रस्सी के टुकड़े में आपने टेंशन निकाल ली है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप रेशियो निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं तुमसे पूछूंगा कि सर देखो डेल्टा एल क्या आ जाएगा? FL अपॉन AY, तो यहां पे टेंशन कितना? 2mg। अगर इसका डेल्टा एल चाहिए, मैं किसी में इसमें निकलवा ही देता हूं, अगर आपको इसमें डेल्टा एल चाहिए तो आप बोलोगे डेल्टा एल इक्वल टू FL। F कितना भाई साहब? टेंशन इज 2mg, FL लेंथ कितनी है? L बटे AY। ए क्या होता है भाई साहब? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू यंग्स मॉडुलस, ये हो जाएगा डेल्टा एल। क्लियर है? वही अगर मैं पूछता चलो इसमें बता दो रस्सी नंबर 2 में डेल्टा L2 कितना होगा, तो डेल्टा L2 क्या लिखोगे? सर इसमें टेंशन कितनी है? 2mg, इसकी लेंथ कितनी है? L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू 2। आई होप इसके बाद आप सवाल को कर सकते हो। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो देखो एक फॉर्मूला तो काम का यही है, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। एक फॉर्मूला और काम का आता है यहां पर कि सर देखो अगर बात करें सपोज ये वाली रॉड की, आपने उसको पकड़ के खींच दिया, मैंने बोला खींच दिया, सर खींच दिया तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी, मैंने कहा बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। तो सब वो जो एनर्जी हम लोग निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहां पर लिख देता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के आता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
क्लियर है भाई साहब? अब इसको फॉर्मूला को डिराइव करने का वक्त हमारे पास नहीं है, क्योंकि भाई साहब माइंड मैक्स 3 में आधे घंटा या 45 मिनट के अंदर सारी कहानी खत्म करनी है, ठीक? तो याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर्ड होगी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं बच्चा क्या सीधा फॉर्मूला याद रख लेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ऐसा नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और हाँ, एक चीज और अभी आपने देखी यहां पर कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो y आया, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है, सॉरी, स्ट्रेस बराबर y इंटू, ठीक? तो यहां पर और भी फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे, जैसे कि हाफ, अगर मैं स्ट्रेस की जगह वैल्यू पुट कर दे तो y इंटू स्ट्रेन, तो ये बन जाएगा y इंटू स्ट्रेन का होल। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं स्ट्रेन की जगह पुट कर दूं स्ट्रेस अपॉन y, तो ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन। अब बात आती है, ये क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर हमारे सामने 3 फॉर्मूले आ गए, सर कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा है? तो मैं बता दूं, सबसे अच्छा फॉर्मूला तुम्हारा ये है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस निकालना ज्यादा आसान है। बाकी फॉर्मूले में तुमको स्ट्रेन भी निकालना पड़ेगा, और स्ट्रेन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कैसे? ये क्वेश्चन से देखते हैं, ध्यान से देखो। मैं सपोज, अगर सपोज सिंपल सी सवाल ले ले कि मैंने बोला यार एग्जाम्पल के तौर पर कि सर ये एक रॉड है, इसका मास m, ठीक? यंग्स मॉडुलस y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, लेंथ l, और मैंने इसको बोल दिया सर ये है मास। क्लियर है? और अगर भैया ये मासलेस है, तो अब तुम बता दो इसके लिए क्या लिखोगे? सर ये बताओ, स्ट्रेस स्ट्रेन तो हम लोग लिखना सीख चुके हैं। मैंने कहा मुझे बताओ इसके अंदर स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, सब बेटर रहेगा आप ये लगा दो, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन बाई, क्योंकि ये मासलेस है, इसका मतलब हर जगह पे टेंशन सेम होगी, और जब हर जगह पे टेंशन सेम होगी तो टेंशन अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, इसका मतलब हर जगह पे स्ट्रेस सेम होगा, तो सीधी बात बोलेगा सर दैट इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर। स्ट्रेस क्या होगा भाई साहब? सर इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना लगेगा सर? mg बटे एरिया का होल स्क्वायर बटे, खत्म कहानी। क्लियर है? तो दैट मींस इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड के अंदर या इलास्टिक रस्सी के अंदर ये हमारी जो यहां पर स्टोर्ड हो गई हो। क्लियर है? मजा तो तब आता है जब मैं क्वेश्चन में ऐसा दे दूं कि यार हमारे पास एक मास वाली रॉड है, इस रॉड का मास कह दिया m, इसकी लेंथ कह दी l, और यंग्स मॉडुलस दे दिया y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया हमने सपोज a। ठीक? हम लोगों ने यहां पर एक रॉड को लटका दिया है, मास वाली रॉड को लटका दिया है। ठीक? अब तुझसे पूछा गया दोनों प्रश्न। कौन से दोनों प्रश्न? सब पहले तो बता दो, इस रॉड के अंदर देखो रियल लाइफ में क्या होगा? रियल लाइफ में तो मास भी होगा। तो ये बोल दिया गया कि सर ये जो रॉड है ये मास वाली रॉड है, इलास्टिक रॉड है, मास वाली रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और इसका जो है इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? l है। तो पूछा गया भैया ये बता दो इसके अंदर टोटल एलोंगेशन कितना आएगा, या इसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बड़ा बढ़िया सवाल है, और ये सवाल सारे कंसेप्ट को एक तरीके से हमारा रिवाइज करा देता है। तो तुम बोलोगे सर एक काम करो इस सवाल में क्या कि सर ये बताओ, अगर आपको चाहिए यहां पर सपोज पहला प्रश्न चाहिए आपको टोटल एलोंगेशन। मैंने कहा हाँ भैया टोटल एलोंगेशन बता दो। तो सर इसको स्प्रिंग मान सकते हैं? नहीं मान सकते स्प्रिंग। क्यों? स्प्रिंग के लिए क्या होना चाहिए था? रॉड को मासलेस होना चाहिए था, ये मास वाली रॉड है। ठीक है सर, स्प्रिंग नहीं मान सकते। तो सर एक बात बताओ, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेंशन बदलती चली आएगी। मैंने कहा करेक्ट है सर, टेंशन बदलेगी तो जाहिर सी बात है टेंशन अपॉन एरिया हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस बदलेगा। मैंने कहा ये भी करेक्ट है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेस, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेन, तो अलग अलग टुकड़े पे खिंचाव भी अलग अलग होगा। और हमको अगर नेट खिंचाव निकालना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे नागिन को बुलाना पड़ेगा, अपने एक्स को बुलाना पड़ेगा। इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि सर एक काम करो, एक्स पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज यहां पे टेंशन है t। मैंने कहा ठीक है भाई साहब टेंशन t है, तो सर सबसे पहले तो टेंशन t निकालो। तो आप बोलोगे कि सर देखो टेंशन बराबर हो जाएगा जितना मास नीचे लटका हुआ है इतना मास इंटू जी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सर एक्स लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू एक्स, तो टेंशन हो जाएगा सर इतना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला वही वाला जो एक था, हुक्स लॉ वाला फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप बोलोगे कि सर देखो हम यहां पे लिखेंगे टेंशन अपॉन एरिया। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक्स पे जाके dx लेंथ का एक छोटा टुकड़ा पकड़ा आपने, और मान लो इसमें चेंज dz आया है। एक बार फिर से बोल देता हूं यहां पर क्या कि सर आपने काम किया, एक्स पे गए, dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा,
उसके अंदर आपने चेंज मान लिया कि भाई साहब डीजेड है। ठीक है सर, डीजेड है, तो सर आप चाह क्या रहे हो? मैंने कहा मैं ये चाह रहा हूं कि हर एक छोटे टुकड़े का में कितना चेंज आया तो वो निकाल ले। मान के चल इसमें चेंज आया सपोज आधा mm, इसके ऊपर वाले में आता सपोज आधा mm या थोड़ा 1 mm, उसके ऊपर आता सपोज 2 mm। तो हर एक टुकड़े में चेंज तू निकाल ले और सारे टुकड़े का चेंज अगर मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे प्रॉपर टोटल एलोंगेशन इन द रॉड मुझे पता चल जाएगा। कंसेप्ट तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा बस यही लगा रहा हूं मैंने बोला कि एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ का टुकड़ा पकड़ लो, मान लो उसमें चेंज कितना आया है, डीजेड आया है, तो आप बोलोगे कि सर फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल। भैया डीएक्स लेंथ में कितना चेंज आया सर? डीजेड डेल्टा एल अपॉन। ठीक, यहां पे टेंशन की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन कितना हो जाएगा भैया? एम एक्स जी बटे ए इंटू एल इंटू वाई बराबर dz बाई डी इक्वल टू dz बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? mg बटे ए एल वाई, और यहां पर निकल के आ जाएगा x इंटू डी एक्स। और भैया चुपचाप दोनों साइड आप क्या कर दो, यहां पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से l, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा नेट एलोंगेशन। और चेक करके देखिए कितना आ रहा है? mg x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 मतलब l स्क्वायर बाई 2, l स्क्वायर बाई 2 ए एल वाई, और चेक करिए भैया कितना आ जाएगा? एम जी एल बटे कितना? एम जी एल बटे एल सेल कैंसिल आउट हो भैया 2a वाई। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। परंतु 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 इसका एक तरीका और होता है, क्या कि सर देखो, सेंटर मास की पहले मैंने एक माइंड मैप सीरीज ली थी, वहां पर एक बोला था कि सेंटर मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन कहीं कहीं सही हो जाती है, कहीं कहीं गलत हो जाती है। तो इत्तेफाक से, महज एक इत्तेफाक था कि आपने एक दिमाग लगाया, बोला यार अगर आपको इसके अंदर टोटल एलोंगेशन निकालना है तो क्यों ना एक काम करो कि सारा का सारा मास इसके सेंटर मास पे बना के रख दो। ठीक है भैया, और मान लो कि ये मासलेस रॉड है, मतलब रॉड को हटा के सारे मास को आपने सेंटर मास में बना के रख दिया और कह दिया भैया कि भैया अब सेंटर मास कितनी दूरी पर होगा सर? L/2 दूरी पर होगा, क्योंकि सेंटर मास बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। और अब अगर इसको मासलेस मान के अगर मैं सॉल्व करूं, तब आप फॉर्मूला लगाओगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। आप बोलोगे कि सर फोर्स अपॉन एरिया, मैंने क्या काम किया? मास वाली रॉड थी, उसके मास को सेंटर पे रख दिया। ठीक, सेंटर पे रख के अब मैं चाहता हूं कि एलोंगेशन निकालने की कोशिश करें, कितनी आएगी? तो आप बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल, जहां एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/2। तो डेल्टा एल अगर आप निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा mg L/2। अब बच्चे सोचो वाह सर क्या शानदार बात बता दी, मजा ही आ गया, अरे अब तो यही याद करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप तमीज से इलास्टिसिटी सीखना चाहते हो, अगर आप सच में जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप इस तरह के शॉर्टकट की तरफ अपनी आदत ना बनाएं। आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्टली सवाल आ गया ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सवाल अप्लाई करके निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि तू सोचे भैया हमें तो बस यही पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिक इलास्टिसिटी की फील तो तुझे यही दिलाएगा ना कि एक्स पे जाके डीएक्स पकड़ा है, उसमें चेंज डीजेड माना है, जो बेसिक चीजें हैं वो तो भाई साहब यही है। ये तो एक महज इत्तेफाक है, ये तुक्का है, यहां पर फिट हो गया है। बात, क्योंकि सेंटर मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसीडर्ड दैट पॉइंट। ये कहीं कहीं गलत होता, कहीं कहीं सही होता था, यहां पर सही हो गया। ये एक तरीके से इसकी मैथमेटिक्स ने सपोर्ट कर दिया, इसलिए यहां पर करेक्ट आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू सोचेगा अब तो हम वहीं से पढ़ेंगे, इसको तो हम भाव नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैं बी पार्ट में तुझसे पूछ लूं कि व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड, स्टोर्ड इन द रॉड, मैंने बोला भैया तुम एक बात बताओ, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी टोटल स्टोर्ड हो गई होगी। अब आप कंसेप्चुअली बोलोगे कि सर देखो सर, हमने अगर x में जाके dx पकड़ा तो dx के अंदर निकाल लो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई है, और उसी तरह सबको जोड़ दो। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है। तो सर हम लोगों ने ऐसा देखा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू बोल देता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम का जो रिजल्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? एक होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और एक होता है हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन पाई। चेक कर लो भैया, ये लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले बस यही काम करो सर, इक्वल टू हाफ। सर इस जगह पर आप स्ट्रेस कैसे निकालोगे? सर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस आप बोलोगे सर स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया का स्क्वायर। करेक्ट है भाई साहब? अपॉन वाई।
कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर, du बराबर हो जाएगा हाफ, टेंशन कितना हो जाएगा सर, टेंशन का स्क्वायर, टेंशन कितना हो जाएगा, mg x बाई एल। ठीक, ये अच्छा, टेंशन की ऐसे फील नहीं आती, टेंशन की फील ऐसा आती है, एल लेंथ का मास m, तो एक लेंथ का मास m बाई एल, तो x लेंथ का मास इतना, तो इंटू g, ये आगे टेंशन का स्क्वायर, ठीक, बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। भाई साहब बड़ी कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक चल रही है, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर नहीं। ठीक, ये हमने निकाला केवल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को उधर लेके चला जाऊं तो ये हमारा आ जाएगा छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी इन द छोटा सा वॉल्यूम। अब मुझे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मुझे यहां पे क्या करना है भाई साहब, चुपचाप मुझे यहां पे क्या करना है, इंटीग्रेट। परंतु अभी इंटीग्रेट होगा नहीं क्योंकि यहां फंसा हुआ है भाई साहब डीवी। तो कोई बात नहीं, डीवी क्या है सर, डीवी है इसका वॉल्यूम, तो मैं डीवी को लिख सकता हूं सर, डीवी बराबर हो जाएगा एरिया इंटू इसकी। अब मस्त वाला देखिए, यहां पे एरिया से एरिया कैंसिल आउट होगा और यहां पे dx और एक एक्स स्क्वायर आएगा, कुल मिला के बड़े ही आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर पाओ। समझ में आ रही है? तो ये छोटे छोटे तरीके हैं, आप ये तरीके याद रखो। हो सकता है कल को बहुत सारे सवाल मिले आपको कि बोलेगा भैया रॉड है, रॉड को ऐसे नचा दिया, ठीक है, इस तरीके गोल गोल घुमा दिया, अब बताओ टोटल एलोंगेशन कितना आएगा, ठीक, या अब बताओ उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो उसका बेसिक कंसेप्ट मेरे तेरे सामने लिख दिया है कि किसी तरह से आप टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालो। ठीक, बहुत सारे सवाल मिलते हैं, ऐसा बोलेगा देख रॉड है, रॉड को किसी एक्सिस का अबाउट ऐसे घुमा दिया, ठीक, अब बता दो कि भाई साहब क्या टोटल एलोंगेशन होगा। तो आप वहां भी यही कंसेप्ट अप्लाई करोगे, एक्स पे जाके dx टुकड़ा पकड़ोगे और वहां पर मान लो dx में चेन dz है, उस जगह पे टेंशन निकाल लो, टेंशन को निकाल लो किसी तरीके से x के फंक्शन में, और जैसी टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, फटाक से फॉर्मूला लगाओ, टेंशन की जगह वैल्यू पुट करो और इसको जाकर दोनों साइड क्या कर दो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तरीका यही रहना है। बात समझ में आ रही है? ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा आधे घंटे का वक्त भी हो रहा है। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट तो देखिए यही है, यहीं से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं बार बार, और भी है, ऐसी बात नहीं है। और अगर बात करें हम लोग तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हमारे सामने ग्राफ भी आता है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, कहां गया, ये रहा। हम लोग ऐसा भी देखे एक्सपेरिमेंटली, हम लोगों ने देखा कि जो मैंने एग्जाम्पल तुझे बताया था ये वाला, कि हमने फोर्स लगाया, तो सपोज मैं एक कोई इलास्टिक बॉडी ले लेता हूं, तो समझाने के लिए एक यही वाली इलास्टिक बॉडी ले लेता हूं, इलास्टिक बॉडी, इससे होता तो बेसिकली अलग कोई इलास्टिक बॉडी तो कोई दूसरी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। सपोज मैंने ये वाली इलास्टिक बॉडी के लिए सारी कहानी स्टार्ट करी, मैंने इधर से फोर्स लगाया F, दोनों साइड फोर्स लगाया, तो हम अक्सर ये नोटिस करते हैं क्या कि जैसे ही हम उसको फोर्स लगा के हमने खींचा और छोड़ा, तो वो अपने आप को एज इट इज रिगेन कर लेती है। ठीक है सर, रिगेन कर लेती है। हमने इसको और खींचा, ठीक, फिर छोड़ा तो सर फिर भी रिगेन कर लेती है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो खींची की खींची रह जाती है, ठीक, और कभी कभी मतलब खींची की खींची रहने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ बनाया, जो तेरे सामने रखा हुआ है, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूं भाई साहब ये O है और ये A है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि O से लेके A तक ये जो ग्राफ था हमें मिला स्ट्रेन, एक्सपेरिमेंटली। और हमारी बात, हमने एक इलास्टिक बॉडी ली, हमने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन देखा, और उसके बाद हमने देखा कि ये ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिला। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर हमने देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया मेरे भाई, और ये ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला है। इसी को मैं बोलता हूं कि भाई साहब ये इलास्टिक रीजन है, ऐसा भी लिखा है किसी किताब में, ऐसा भी लिखा होता है कि इलास्टिक रीजन है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पे निकल के आता है यंग्स मॉडुलस, और इसको मैं बोलूंगा भाई साहब स्ट्रेन। इसका मतलब O से लेके A तक मैं बोल सकता हूं कि हुक्स लॉ जो है वो हुक्स लॉ हमारा क्या है मेरे भाई, वैलिड है। ठीक है सर, हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड है। और यहां से आप देख के बता सकते हो कि सर यहां पर इसका जो स्लोप है वो बेसिकली y रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस tan थीटा विल बी इक्वल टू y। अगर थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा ज्यादा होगा तो y क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अक्सर इसमें सवाल आ जाते हैं कि भाई साहब बोलेगा देखो यहां पर मैंने बना दिया स्ट्रेस और यहां पर मैंने बना दिया स्ट्रेन, और मैंने बोला कि भाई ये बता दो कि सपोज एक है यहां पर एग्जांपल के तौर पे सफेद वाला मटेरियल और एक है यहां पर सपोज ये वाला मटेरियल, तो जानना चाहते हैं कि भैया ये बता दो कौन ज्यादा इलास्टिक है। आप बोलोगे स्टार्टिंग में जिसका थीटा ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक। अगर मैं लिखूं सर ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो आप देखते के साथ बता सकते हो कि इलास्टिक जो होगा वो 1 ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, सॉरी 2 कम होगा और 1 क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। हो सकता है वो आपके साथ एंगल के साथ खेल दे,
कहते भैया ये वाला एंगल है 37 और ये वाला एंगल है 53, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का रेशियो बताओ। आप बिंदास बोलोगे कि सर y1 बाई y2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, y1 बाई y2 बराबर इसका स्लोप कितना है भैया 1053 बटे 1037। इस तरह के सवाल आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में, एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्लोप क्या देगा, यंग्स मॉडुलस, ठीक है सर। इसका मतलब आपने यहां तक खींचा तो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, यहां तक खींचोगे तो भी अपने पोजीशन को रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर आप खींचते ही जा रहे हो तो उसकी बेचारे की भी अपनी एक लिमिट है। तो सपोज आपने ए तक खींचा तो वो अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, डेफिनेटली कर लेगा, हुक्स लॉ भी वैलिड रहेगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन भी रहेगा, ठीक है सर। अब क्या हुआ, मान लो आप माने ही नहीं, आप लगे ही पड़े हो खींचने में उसको, आपने थोड़ा और खींचा तो हमने ऐसा देखा कि थोड़ा सा और खींचने पर, मतलब थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाने पर हमने ऐसा देखा कि वो अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन तो कर लेता है लेकिन अपने ग्राफ का लीनियर नेचर खो देता है। मतलब अब जो ग्राफ यहां पर बन गया वो ग्राफ बन गया मेरे भाई नॉन लीनियर। तो मैं तुमसे बात करूं कि यार ये बताओ ए से लेके बी तक के बीच में क्या ख्याल है। अगर मैं इस पॉइंट को बी बोलूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये ग्राफ कैसा हो जाता है भाई साहब, नॉन लीनियर ग्राफ हो जाता है। और यहां पर आप देखते के साथ ही बोल सकते हो सर ये ग्राफ नॉन लीनियर है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। लेकिन इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हुक्स लॉ यहां वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, क्लियर है। परंतु यहां तक खींचोगे तो अपनी शेप और साइज, इनिशियल शेप और साइज को वो रिगेन कर लेगा। इसीलिए कहां तक मैं खींचूं कि अपनी इनिशियल शेप और साइज को वो रिगेन कर ले, उसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है भाई साहब। यहां तक खींचोगे तो वापस आ जाएगा, इससे ज्यादा खींचोगे तो भाई साहब खींचा का खींचा रह जाएगा, जाहिर सी बात है परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और तुम ज्यादा फिर भी नहीं मानने, लगे पड़े हो खींचने में, लगे पड़े हो खींचने में, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है उसका एक फ्रैक्चर लिमिट होगी, एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा कि भाई साहब इससे ज्यादा खींचेगा, इसको अगर क्रॉस कर गया तो वो टूट भी जाएगा, बीच में ब्रेक भी हो सकता है। तो भाई साहब फिर लास्ट में हमने यहां पे बना दिया ब्रेकिंग पॉइंट। इस ब्रेकिंग पॉइंट का कोई पता नहीं होता है, साला कहीं भी हो सकता है। बेसिकली ये ग्राफ भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ मिले आपको हर बॉडी के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए जाहिर सी बात है अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग बॉडी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करती है। इसका मतलब अलग अलग बॉडी का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी का हो सकता है ये फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर निकल गया, ठीक है, ग्राफ में उसे थोड़ा दूर बना दिया, इसका मतलब वो टूट तो रहा ही नहीं है, बस खिसता ही चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं वो ज्यादा डक्टाइल नेचर अपने पास रख रहा है। किसी के लिए क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा उसके, तो पता चला खींचने से पहले मतलब उतना ज्यादा खिंचा नहीं और पटाख से टूट गया, तो हम बोलते हैं उसके अंदर जो ब्रिटल नेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल वहां पे निकल के आ जाते हैं। सबसे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं कि ग्राफ के ऊपर, और इस बात के ऊपर भी कि इधर स्ट्रेस है इधर स्ट्रेन है। एक बार जेईई एडवांस ने सवाल, सिंपल सवाल पूछ लिया था, बस उन्हें स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन और स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस दे दिया था। तो इसका मतलब इन दैट केस हम थीटा इधर से नहीं, हम दूसरी साइड से थीटा लिए थे, हम वहां से देख लिया था कि भाई साहब यंग्स मॉडुलस क्या होगा। आई होप सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। दिस इज द 70-80% पार्ट। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और भी आते हैं, आ जाओ उन पे भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सपोज ये क्यूब था, ठीक, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता, ठीक, तो वो जो स्ट्रेस डेवलप होती उसको हम लोग बोलते थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लेकिन अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया है कि सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है, तो अब जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। बस 5-10 मिनट बोल, ठीक। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है सर, ये फोर्स बटे ये वाला एरिया, ठीक। सर इसका मतलब डेफिनेशन में वाइज क्या लिखोगे, मैंने कहा क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि शियर स्ट्रेस में ये वाला फोर्स आ रहा है जो आपने लगाया है, मैंने कहा ये तो आना ही नहीं है, आना तो रिस्टोरिंग वाला है। तो आपने अगर फोर्स लगाया है टेंजेंट डायरेक्शन में, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा वो भी उसके जस्ट अपोजिट डेवलप हो गया होगा। तो फिर आप बोलोगे सर बेसिकली वाला फोर्स है जिसको मैथमेटिकली हमने इसके बराबर कर दिया है। अब ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तो तू बिंदास ये लिख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस तुझे पता होना चाहिए, ठीक। तो सर जब आप फोर्स लगाओगे तो सर ये ऐसे ही रहेगा क्या, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। सपोज मैंने इसको नीचे से फिक्स कर दिया है, कुछ इस तरीके से आगे खिसक, आसान जैसा होता है ना, वो बॉक्स होता है, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, बॉक्स आ गया, कार्टन आ गया, उसको आगे फोर्स लगा, फटाक से आ गई, तब शिफ्ट हो, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, ठीक, ठीक है सर। तो अब जो है यहां पर सपोज ये आगे हुआ है डेल्टा एल और ये एंगल मैं कह देता हूं फाई। बात समझ में आ रही है। तो जाहिर सी बात है ये एंगल उतना बड़ा नहीं है, तो tan फाई बराबर अगर मैं फाई लगाऊं, क्या बोला मैंने,
tan थीटा बराबर थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप बोलोगे सर tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये वाली लेंथ बटे ये वाली लेंथ, इसको जो है हम लोग बोल देते हैं, पहले हमने क्या बोला था, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं शियर स्ट्रेन। क्लियर है भाई साहब? और क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देख रखा है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि सर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी यही कहानी निकल के आएगी कि यहां पर शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, तो जब कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो यहां पर जो निकल के आता है उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ईटा। तो अगर कोई बोलेगा व्हाट इज ईटा, तुम बोलेगा ईटा बराबर शेयर स्ट्रेस, अल्फाज थोड़े से ऐसे ही है, जवान पे निकलते नहीं है जल्दी से, बट शेयर मतलब सर फोर्स अपॉन एरिया बटे ये वाला जो भी एंगल आया सपोज। सवाल आज तक कभी आया नहीं, आता है तो फॉर्मूला बेस आ जाता है, वो सीधी सच्ची बात बोल देगा, कह रहा भैया ये वाला एंगल इतना दे दिया, बता दे क्या होगी खाली, चुपचाप वैल्यू पुट करो निकाल लो। क्लियर है? तो ये बेसिकली शेयर स्ट्रेस की कहानी होगी। बिल्कुल इसी तरह एक होती है हमारी बल्क मोडस वाली, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि सपोज कोई एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, आपने उसको पानी के अंदर डुबो दिया, जब आपने पानी के अंदर डुबो दिया तो चारों तरफ से लग रहा होगा भाई साहब नॉर्मल फोर्स, मैंने कहा ठीक है भैया नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक, या बॉयंसी के द्वारा फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ से, तो इस बॉडी का जो शेप और साइज है, जाहिर सी बात है चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैंने कहा करेक्ट, डेफिनेटली कम हो जाएगा। मान लो इसका पहला वॉल्यूम था V, इनिशियल वॉल्यूम V था, और अब जो है उसका वॉल्यूम कम हो गया, कितना, डेल्टा V, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा V बाई V विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक चीज नोटिस करो, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ ही आ रहा है, ठीक, चेंज मतलब जब लेंथ एल थी तो डेल्टा एल बाई एल आ गया था, तो बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर डेल्टा बी बाई बी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मैं यहां पे एक साइन क्या लगा देता हूं भाई साहब, माइनस साइन लगा देता हूं। तो जैसे हमने देखा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, तो जब हम लोगों ने बात करी लॉन्गिट्यूडनल के लिए तो वहां पर यंग्स मॉडुलस आ गया था, ठीक, जब हमने बात करी यहां पर तो यहां ईटा आ गया था, सॉरी ईटा बताना भूल गया, ईटा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो नाम है ऐसा, ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार जब हम लोग पानी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाई साहब बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है सर, इट इज द P अपॉन डेल्टा बी बाई बी, ये जो P होता है, बी रिमेंबर, ये जो P होता है ये प्रेशर नहीं होता है, ये एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक, इसलिए कहीं कहीं इसको डेल्टा P भी लिख देते हैं, तो घबराना बिल्कुल मत, ये एक्सेस प्रेशर होता है। सर एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, मैंने कहा प्रेशर का डिफरेंस, जब हवा में था तब बाहर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा P नॉट, जब पानी के अंदर रख दिया तो अब कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो ये कितना प्रेशर चेंज हुआ है कायदे में, बात समझ आ रही है? तो वही कहानी यहां पे चल रही है। मैं अगर बोली यार यहां का प्रेशर सपोज P है, ठीक, तो यहां छोटा सा एरिया ले लोगे तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो बोलेगा P इंटू डी, ठीक, तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया एक तरह से क्या बन जाता है, यहां पर प्रेशर बन जाता है, लेकिन वो जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर है, क्योंकि शुरू में आपने सराउंडिंग में रखा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी तो चारों तरफ से कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना, तो बेसिकली ये कहानी है। तो इसमें आपको बल्क मॉडुलस का सीधा वाला फॉर्मूला याद रखना है कि सब बल्क मॉडुलस होता है क्या, एक्सेस प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, यहां पर हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं ये चीज सेट करने के लिए। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। मैक्सिमम मेजोरिटी वाला पार्ट जितना मेरे को वक्त दिया गया था आधे घंटे का, 8 मिनट मैंने आपके फालतू खा लिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं एक बार अच्छे से उनको देख लीजिएगा। दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। मस्त रहो, टेक केयर।